तो साथियों आज हम सीखेंगे इंड एस टू इन्वेंट्री। सर कहाँ से सीखेंगे? इसके लिए मैं यूज़ करूँगा साथियों अपने कंसेप्ट नोट्स जो कि आपके सामने हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए हैं साथियों। दूसरा मैं यूज़ करूँगा अपने क्वेश्चन बैंक और तीसरा यूज़ करूँगा मैं बोर्ड नोट्स। क्या यार सर तीनों मटेरियल हमें प्रोवाइड हो जाएंगे? ऑब्वियसली सर आपके लिए ही बनाए हैं तो आपको प्रोवाइड होंगे। अब ये जो हमारा कंसेप्ट नोट्स है इसमें मैंने इंडेस टू को पार्ट टू में रखा है, असेट बेस इंडेस में। साथियों ये पूरा असेट बेस इंडेस आपके एग्जाम में कंफर्म 20 मार्क्स का तो मिनिमम आता ही आता है। तो इंडेस टू को पेज नंबर 131 में देखते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या करना है। सर कंसेप्ट भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ में जुड़े रहो। इंडेस टू आधे घंटे में आपके हाथ में होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो चलते हैं पेज नंबर 131 में। सर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक रोड मैप दे रखा है। इस रोड मैप को देख के एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा। सर सबसे पहले तो ये टॉपिक आएगा आपके पास 5 नंबर का, ठीक है। तो ये टॉपिक 5 नंबर का आएगा और टोटल 5 टॉपिक में ही मैंने इस टॉपिक को डिवाइड कर रखा है। सर 5 टॉपिक में, यस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन से। सर डेफिनेशन। सर इन्वेंट्री होता क्या है? इन्वेंट्री आपके लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री 3 फॉर्म में हो सकता है। एक हो सकता है रॉ मटेरियल फॉर्म में, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्म में और एक होता है फिनिश गुड फॉर्म में। आपके एग्जाम में जनरली जो आता है वो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड फॉर्म में आता है, वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं आता, ठीक है। सर डेफिनेशन हमें पता लग गई इन्वेंट्री की। अब मेज़र किस पे करेंगे ये भी बता दो। तो मेज़र साथियों आपको बचपन से पता है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, इन्वेंट्री कॉस्ट या एनआरवी जो भी लोअर है उस पर मेज़र होता है। तो लोअर पे क्यों मेज़र होता है? क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि लोअर अमाउंट को दिखाओ, ठीक है, ड्यू टू प्रूडेंस कंसेप्ट। अब सर इसकी जो कॉस्ट होगी वो हम कैसे मेज़र करेंगे? तो कंसेप्ट टू में बताएंगे मेरा बाबा, ठीक है। और एनआरवी कैसे मेज़र होगा? कंसेप्ट नंबर 3 में बताएंगे मेरा बाबा। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर इंडेस में एक चीज़ आपको और बता रखी है कि आप जो कंपैरिजन करते हो कॉस्ट और एनआरवी के बीच में, ये आइटम बाय आइटम भी कर सकते हो और ग्रुप ऑफ आइटम भी कर सकते हो। सर ये आइटम बाय आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम क्या है? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों हर कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो मैंने यहीं पे लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 1.1 एंड 1.2। अब सीधा हम अपने क्वेश्चन बैंक में चलेंगे और वहां देखेंगे कि क्वेश्चन 1.1 और 1.2 क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन बैंक में मैंने क्या कर रखा है कि हर कैटेगरी में जितने भी क्वेश्चन है, हर कंसेप्ट की कैटेगरी में जितने भी क्वेश्चन है उन सबको एक ही जगह रख दिया है। फॉर एग्जांपल जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का कंसेप्ट है इससे रिलेटेड 14 क्वेश्चन सारे मैंने एक जगह रख दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने एक कैटेगरी में रख दिया ताकि आपको ना एग्जाम से एक दिन पहले पेज ना पलटाने पड़े ज़्यादा। तो मैंने क्वेश्चन बैंक में भी इंडेक्स आपको दे रखा है, रोड मैप। तो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 1.1 और 1.2 कोई सा भी कर लो आप। तो लाइन बाय लाइन और ग्रुप ऑफ आइटम का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सर देखो मैंने आपसे क्या बोला कि इन्वेंट्री को हम मेजर करते हैं कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। बिल्कुल सर। तो हमारे पास यहाँ 4 इन्वेंट्री दे रखी है, तो या तो हम लाइन बाय लाइन कंपेयर कर लें। सर लाइन बाय लाइन मतलब इन्वेंट्री ए के लिए कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कौन सा लोअर है? सर एनआरवी लोअर है। बी के लिए कॉस्ट 5000 है, एनआरवी 5100 है, तो सर कॉस्ट पे मेजर कर लो। इसे कहते हैं लाइन बाय लाइन, हर एक इन्वेंट्री को लाइन बाय लाइन कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करना। और जब हम ग्रुप ऑफ आइटम कंपेयर करते हैं साथियों वो ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें ना इन्वेंट्री बहुत सारी होती है। तो लाइन बाय लाइन आइटम कंपेयर करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है अकाउंटेंट के लिए। तो वो क्या करता है, जो उसके पास सारी इन्वेंट्री है उसकी ग्रॉस वैल्यू देख लेता है, इसी तरीके से उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू देख लेता है, और जो भी कम होगी उस वैल्यू पे
इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेगा। जैसे कि यहाँ पे 14,600 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 14,540, तो 14,540 पे ये रिकॉर्ड होगा। तो ग्रुप बेसिस पे 14,540 पे रिकॉर्ड होगा। तो साथियों यही दो क्वेश्चन थे हमारे पास। उसके बाद जो अगला कंसेप्ट है हमारा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर का फेवरेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वैसे भी इंडेस 2 की यही जान है कि कॉस्ट कैसे निकाले इन्वेंट्री की। तो सर कॉस्ट निकालने के लिए एक टेबल बनाया हुआ है बड़ा ही प्यारा सा, ठीक है, और ये प्यारा सा टेबल आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के सारे कंसेप्ट क्लियर करा देगा। सर इन्वेंट्री आप परचेज कर सकते हो या बना सकते हो, ठीक है, यानी आप ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो। ट्रेडर करता क्या है, ट्रेडर माल खरीदता है और बेच देता है। अब जब वो माल खरीदता है तो उसके क्या क्या खर्चे होते हैं, सबसे पहले तो परचेज प्राइस, ठीक है, उसमें वो माइनस कर देता है ट्रेड डिस्काउंट। अब साथियों हमेशा यहाँ ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, कैश डिस्काउंट कभी माइनस नहीं होगा। सर कैश डिस्काउंट क्यों माइनस नहीं होगा, इसका रीज़न ये है क्योंकि कैश डिस्काउंट हम अर्ली पेमेंट की वजह से सप्लायर को दे रहे ले रहे हैं। कैश डिस्काउंट वो इसलिए माइनस नहीं होगा, वो गुड्स परचेज करने की वजह से नहीं, अर्ली पेमेंट की वजह से सप्लायर से डिस्काउंट हमें मिल रहा है, इसलिए वो कभी भी परचेज प्राइस से माइनस नहीं होगा। वहीं ऑन अदर हैंड ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सर ये हम सप्लायर से माल बल्क में परचेज कर रहे हैं इसलिए हमें मिल रहा है, तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट परचेज प्राइस से माइनस होगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर जो भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आप पे कर रहे हो गुड्स पे, वो भी आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। फिर जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, साथियों जब आप इन्वेंट्री लेते हो तो आपको उसे अपनी प्लेस पे लाना भी होता है, तो अपनी प्लेस पे लाने तक उसके जो भी खर्चे हैं वो भी आपकी इन्वेंट्री या कॉस्ट पार्ट बनेंगे। फॉर एग्जांपल आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेयर कर रहे हो, हैंडलिंग कॉस्ट लिखा रहता है ना बॉक्स में, हैंडल विद केयर, तो साथियों उसका अलग से खर्चा देना होता है आपको। फिर आप कोई इंश्योरेंस भी पे करते हो परचेज पे, फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट करा रहे हो तो आप इंश्योरेंस भी पे करते हो, जीएसटी में पड़ा है आपने। फिर कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे करा है, तो जो भी परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है वो सारे आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाएंगे। बिल्कुल सर। लेकिन सर अगर हम ट्रेडर नहीं है, हम मैन्युफैक्चरर हैं, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल लेता है और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। तो इस दौरान जो भी खर्चे होते हैं ये सारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएंगे। अब इसमें सिंपल सी बात है, आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ रखा है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे, ठीक है, ये तो सबको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे जो गेम है वो अलोकेशन ऑफ ओवरहेड में है। तो साथियों ओवरहेड आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स ओवरहेड और एक वेरिएबल ओवरहेड होता है, ठीक है। सर वेरिएबल ओवरहेड का एग्जांपल साथियों इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड तो जो है जितना आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, उसी हिसाब से आपके यूनिट में अलोकेट हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी आपका वेरिएबल ओवरहेड जो है इन्वेंट्री कॉस्ट में आ जाएगा। सर फिक्स ओवरहेड क्या होता है, ये खर्चा फिक्स रहता है, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, ठीक है, आपकी बंदी पे जो खर्चा हो रहा है आपका फिक्स है, ठीक है, समझ जाओ आप। तो यहाँ पे जो खेल है सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इंस्टीट्यूट का भी ये पार्ट जो है सबसे फेवरेट पार्ट है, फिक्स ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड में क्या होता है साथियों, कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं फिक्स ओवरहेड का। यहाँ देखो मैंने एक चार्ट बना रखा है साथियों फिक्स ओवरहेड को समझने के लिए, और मैंने यहाँ स्टोरी ली है एक एप्पल की। आप टिम कुक को जानते हो सर, टिम कुक कौन है, वही है सर जो एप्पल का जन्मदाता है। तो एप्पल भाई साहब ने ये कहा कि नॉर्मली मैं 5 लाख यूनिट एप्पल आईफोन बनाता हूँ, ठीक है, नॉर्मली, और इसकी एक्चुअल कैपेसिटी भी 5 लाख है, मतलब इसने एक्चुअल में 5 लाख बनाए हैं, नॉर्मली 5 लाख बनाता है, एक्चुअल में भी 5 लाख बनाए हैं। और ये जो एप्पल भाई साहब है ना, यहाँ देखो जो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है ये है इनकी 10 लाख। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, और 5 लाख यूनिट इनका नॉर्मल
प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो साथियों मुझे आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, अगर आप मैथ्स के आर्यभट्ट हो, तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? सर सिंपल है, 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 5 लाख यूनिट्स। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा सर पर यूनिट हमारा फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। बिल्कुल सर। तो साथियों जब नॉर्मल सिचुएशन होती है, यानी नॉर्मल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, उस केस में फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? सर वो 2 पर यूनिट ही आएगा, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है। तो अकॉर्डिंगली 5 लाख यूनिट पे 2 रुपए के हिसाब से टोटल 10 लाख रुपीज़ आप फिक्स ओवरहेड का खर्चा कॉस्ट में डाल दोगे, इन्वेंट्री की कॉस्ट में डाल दोगे, सिंपल। लेकिन सर हालात एक जैसे नहीं रहते। कोविड के टाइम पे क्या था, 5 लाख यूनिट की हमारी कैपेसिटी थी भले ही, लेकिन हमने प्रोडक्शन 2 लाख यूनिट का ही करा। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा तो कोरोना के विक्टिम थे। तो इस केस में क्या होगा साथियों, ये समझना, इस केस में गलती किसकी हो रही है? सर गलती प्रोडक्शन वालों की है कि वो कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे साथियों, जो 10 लाख रुपीज़ का खर्चा है उसे हम डिवाइड कर देंगे कितने से? 5 लाख से। तो कितना आ रहा है? 2। सर अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था, दोबारा आप कैलकुलेट करा रहे हो। अब एक और कैलकुलेशन समझो। सर 10 लाख रुपीज़ का हमारा फिक्स ओवरहेड खर्चा है, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 2,50,000। अब कितना आ रहा है? अब बताओ आ रहे भट्ट। सर अब आ रहा है 4। अब साथियों आप खुद बताओ, क्या 4 रुपए की फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को इन्वेंट्री में अलोकेट करना सही होगा? आपकी गलती हुई है, आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो, उसकी वजह से आप फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा दोगे, क्या ये बात सही है? ये बात सही बिल्कुल भी नहीं है साथियों। जब आपकी गलती की वजह से फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है तो इंडियस टू इसको बर्दाश्त नहीं करता। वो ये कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है आप इसे एलोकेट नहीं करोगे, आप 2 पर यूनिट ही एलोकेट कर सकते हो। ये बात मुझे आपको समझानी थी कि आपके कम प्रोडक्शन की वजह से आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है, तो इस बढ़ी हुई कॉस्ट को आप इन्वेंट्री में एलोकेट कभी नहीं करोगे। अच्छा सर ऐसा होता है? हाँ जी सर ऐसा ही होता है। जहाँ टाइम देने की ज़रूरत है साथियों, मैं टाइम भी दूंगा। ये टॉपिक फिक्स ओवरहेड वाला ऐसा है जो साथियों बच्चों को बहुत ही रेयरली समझ में आता है, इसलिए मैंने ये टेबल के थ्रू सब बताया है। केस 3 में आ गई रे दिवाली, मनाओ रे दिवाली। दिवाली के टाइम पे क्या होता है? सर 5 लाख की कैपेसिटी है, बनाएंगे 10 लाख और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। अब साथियों ये जो 10 लाख यूनिट है ये आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है, लेकिन फिक्स ओवरहेड कॉस्ट कितनी है आपकी? सर ये तो 10 लाख रुपीज़ है। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख यूनिट करोगे तो कितना आएगा? सर ₹1 पर यूनिट। अब सर साथियों ये बात बताओ, 1 पर यूनिट आपका खर्चा है और टोटल 10 लाख यूनिट बना रहे हो, तो टोटल कितना हो गया सर? 10 लाख। तो सिंपल सी बात है, 10 लाख अलोकेट कर दोगे, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। सर यहाँ पे क्या हम 2 रुपीज़ पर यूनिट कर सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल खर्चा आया था? कैसे करोगे सर? 2 रुपीज़ इंटू 10 लाख यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस किया, 20 लाख आप फिक्स ओवर कॉस्ट अलोकेट कर सकोगे? हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता। आप मैक्सिमम 10 लाख फिक्स ओवर कॉस्ट ही अलोकेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो साथियों यहाँ पे 1 पर यूनिट के हिसाब से आप अलोकेट करोगे। तो सर साथियों मैंने आपको बता दिया एज पर इंडेस 2, नॉर्मल केस में जब एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू नॉर्मल कैपेसिटी होगा तो आप नॉर्मल कैपेसिटी 2 पर के हिसाब से 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से एलोकेट कर दोगे। ये आपकी एबनॉर्मल सिचुएशन है, और ये आपकी नॉर्मल भी नहीं कहूँगा, ये आपकी बेटर कैपेसिटी सिचुएशन है। अब सर कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कुछ रटने वाले भी होते हैं। तो रटने वालों के लिए मैंने साथियों एग्जाम क्रक्स बना रखा है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे पता लगाओगे? तो साथियों यहाँ पे जो आपकी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है ₹10 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगी आपकी आप उसे रख लोगे अपने डिनोमिनेटर में। सर मतलब अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ कंपेयर करना है कि नॉर्मल एक्चुअल में कौन सी हायर है। सर यहाँ पे तो दोनों बराबर है, तो 5 लाख रख लो। यहाँ पे 5 लाख 2.5 लाख कौन सी ज़्यादा है? सर 5 लाख है, तो यहाँ 5 लाख रखोगे। प्रूफ भी करके दिखाऊंगा।
10 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख कितना आया? 2 आया। तो देखो यहाँ पे 2 के हिसाब से एब्जॉर्ब हुआ है। और केस 3 में 10 लाख डिवाइड बाय हायर कौन है? 10 लाख, तो हायर वाला रखा गया है। तो साथियों इसमें हमेशा हायर वाला रखा जाता है, ये ध्यान रखना। ये मैंने एग्जाम क्रक्स बता दिया है, एग्जाम से पहले इसे पढ़ के चले जाना, काम हो जाए। और जिसको कंसेप्ट समझने का आनंद लेना है वो ये समझ लो, ऊपर जो टेबल बना रखा है एप्पल टिम कुक वाला। ठीक है, ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, जब रेगुलर क्लास होती है तो मैंने हर चीज़ समझाई है वहाँ पे। साथियों हमने ये देख लिया कि इन्वेंट्री में क्या क्या आता है। ठीक है, आपको ये पता लग गया कि भैया पार्टनर रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब ये समझ लो कि क्या क्या नुकसान है इसके, वो भी समझने पड़ेंगे। सर दोनों चीज़ें हमें समझनी है, तभी एक इंडेक्स हमारी ग्रिप में आएगा। बिल्कुल सर। तो सर क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होंगी, देखो यहाँ पे। और साथियों कमाल की बात ये बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें यहाँ एक्सक्लूड हो रही है ना आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से, तो असेट बेस जितने भी इंडेक्स हैं उनकी भी आप वैल्यूएशन करोगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें एक्सक्लूड होंगी। मतलब एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं आपके। ये जो चीज़ें यहाँ एक्सक्लूड हो रही है, आप आगे इंडिया 16 पढ़ते हो, इंडिया 38 पढ़ते हो, वहाँ पे भी एक्सक्लूड होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, लॉजिकली लॉजिकली समझो कि साथियों कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में एबनॉर्मल लॉसेस हमेशा एक्सक्लूड होंगे। एबनॉर्मल लॉसेस को आप कभी भी असेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। फिर कोई भी स्टोरेज कॉस्ट वो भी आपके इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन सर अगर स्टोरेज कॉस्ट मैंडेटरी है इन्वेंट्री को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल लिक्विड दारू को बनाने के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है लंबे समय तक, तो वो मैंडेटरी स्टोरेज कॉस्ट है, तो वो आपकी इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो यहाँ चीज़ मैंने आपको लिखी है। सर दारू का ही एग्जाम्पल क्यों लिया आपने, अचार का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया? साथियों बस अपनी अपनी पसंद है, समझ जाओ आप। अगला है एडमिन ओवरहेड। साथियों हमेशा ध्यान रखना, जो इन्वेंट्री है वो आपकी फैक्ट्री तक ही उसकी प्रोडक्शन की जो कहते हैं वो सीमित है। फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, वहां तक ही आप सारे खर्चे बुक करोगे। अब ये एडमिन ओवरहेड ये तो फैक्ट्री के बाद लग रहा है ना, तो ये कभी भी इन्वेंट्री या कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी इन्वेंट्री बनने के बाद हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। फिर इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्ज। साथियों इन्वेंट्री जो है ना कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होती। सर ये क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, इंडिया 23 में पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे, समझ जाओगे। पर अभी के लिए ये ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज है ये इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। तो साथियों क्या क्या इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो है, यहाँ देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड टोटल 14 क्वेश्चन है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको यहीं पे मार्क करा दिया है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे। देखो साथियों ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन 1.5 में सेकंड पॉइंट। ये पॉइंट ये कह रहा है कि कंपनी ने 20,000 रुपये खर्चा करा है फॉर रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच आइटम ऑफ पीपीई वॉज लोकेटेड। तो साथियों कभी कभार क्या होता है कि जहाँ पे आप इन्वेंट्री बना रहे होते हो, ठीक है, तो इन्वेंट्री बनने के बाद वो साइट जो है बिल्कुल गंदी हो जाती है। तो अगले दिन उस साइट को दोबारा यूज़ करने के लिए आपको उस साइट को साफ़ करना होता है। तो उस साइट को साफ़ करने में आपका 20,000 रुपये का खर्चा हो रहा है। आपको ये बताना है क्या ये जो खर्चा हो रहा है साइट को साफ़ करने का, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा? तो आंसर इज़ यस। क्योंकि साथियों अगर वो साइट साफ़ नहीं होगी ना तो आप अगले दिन प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते। तो ये मैंडेटरी एक्सपेंस है इन्वेंट्री प्रोडक्शन के लिए, तो ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, स्टूडेंट मिस करके जाते हैं, मैंने आपको करवा दिया। सॉल्यूशन आप जो पीडीएफ होगी उसमें देख लेना। सर कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। फिर आपका आ गया साथियों, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1.9 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का फिक्स ओवरहेड, ठीक है, और बाकी सारे खर्चे सारे का ट्रीटमेंट हम देख लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में जो इसकी कैपेसिटी दे रखी है 10,000 लेबर आवर दे रखी है,
और नॉर्मल कैपेसिटी दे रखी है 7500 लेबर आवर। सर हमें तो नॉर्मल देखना है और एक्चुअल देखना है। एक्चुअल में हम 6500 घंटे काम करा रहे हैं और नॉर्मली 7500 घंटे काम कराते हैं। तो यहाँ पे साथियों आपको फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है 1500, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है 2600। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री, यूनिट्स प्रोडक्शन, यूनिट सोल्ड। ठीक है। आपसे ये कह रहा है हाउ ओवरहेड कॉस्ट आर टू बी अलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो साथियों आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पता लगानी है यहाँ पे। तो मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बोर्ड नोट्स में कर रखा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो साथियों मैंने आपसे क्या बोला था, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। तो सर साथियों 1500 आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय, मैंने क्या कहा था आपसे, जो भी नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे नॉर्मल था आपका 6500, एक्चुअल था 6500 और नॉर्मल था 7500। तो हायर कौन सा है आपका 7500, तो सॉल्व करोगे 0.2 आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है 2600। साथियों ये हमेशा एक्चुअल में जाता है, जो वेरिएबल खर्चा है वो हमेशा एक्चुअल में जाता है। तो सॉल्व करोगे 0.4 आएगा। यानी पर यूनिट जो हमारा टोटल एक्सपेंस आ रहा है वो 0.2 प्लस 0.4 यानी 0.6 पर यूनिट आ रहा है। अब हमें सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि जो हम प्रोडक्शन हमने इस साल किया है, ठीक है, वो कितना करा है। तो साथियों ध्यान से देखो, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो आपने प्रोडक्शन करा है वो 6500 यूनिट का करा है। और सर आपको क्या क्या दे रखा है, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स। साथियों इस इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे तो आपको ना क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग दिखेगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछी है और क्लोजिंग स्टॉक ही मिसिंग है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से जो आपने क्लास 11 में बहुत पढ़ी है, आप ये पता लगा लोगे कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। सर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 2300 और जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 0.6 है। अकॉर्डिंगली 1380 आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया है। ठीक है साथियों। फिर इसमें आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पूछा है। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, देखो जो आपने, इसके मीनिंग में आ जाओ, जो आपने सेल करा है गुड्स, उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी है ये आपसे पूछ रहा है। तो सर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप ये पता लगा लो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये पता लगा लो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है। सर टोटल कॉस्ट है हमारी 3900। सर कैसे पता लगा, देखो 3900 कॉस्ट कैसे आई है, देखो 2600 तो आपका वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर है और फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर आपका कितना है 1300। सर कैसे आया 1300, सर हमें तो क्वेश्चन में 1500 दिया हुआ था, 1300 कैसे लिख दिया। साथियों यही कैच है यहाँ पे, यही यहाँ पे कैच है। ध्यान से सुनो साथियों, आपने जो 1500 का आपका टोटल खर्चा है, टोटल फिक्स ओवरहेड का, तो साथियों मैंने आपको क्या बताया, जो फिक्स ओवरहेड का खर्चा है वो तो टोटल 7500 यूनिट का है। लेकिन आप एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहे हो 6500 यूनिट, तो 6500 यूनिट पे ही आप अलोकेट करोगे। तो आप कैलकुलेट करोगे 1300, तो सर 200 कहाँ गया आपका। सर 200 आपका जाएगा पीएल में, क्योंकि 1000 यूनिट आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। तो 200 जो आपका फिक्स ओवरहेड है वो आपका कहाँ जाएगा, पीएल में। सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल है। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। इसमें से जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, जो माल बिका नहीं है, वो अभी अभी आपने निकाला 1380। तो सर आपकी जो टोटल कॉस्ट पड़ी है, ठीक है, उसमें से आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हटा दोगे तो आपको ये पता लग जाएगा जो माल आपका बिका है कि कॉस्ट क्या है। सर आराम से पता लग जाएगा। ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई अप्रोच में कर रखा है। आप इसका सॉल्यूशन आईसीआई का देख लेना, दिमाग की दही ना हो जाए तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बताना। सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में जिस दिन आ गया अटेम्प्ट क्लियर कराएगा या लगाएगा। उसके बाद साथियों अगला जो हमारा आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है 1.11। सर 1.11 में
आप देखो, आपको ओपनिंग डाटा दे रखा है फिनिश गुड्स का, उसकी यूनिट भी दे रखी है और रुपीज़ भी दे रखा है, और रॉ मटेरियल का भी डाटा दे रखा है। साथ ही स्टार्टिंग में सॉल्व कराते हुए, एक्सप्लेन कराते हुए मैंने आपको बताया था, या तो रॉ मटेरियल का डाटा गिवन होगा और या तो फिनिश गुड का डाटा गिवन होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का डाटा गिवन ही नहीं होता। क्यों नहीं गिवन होता? क्योंकि आईसीआई ने ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया नहीं। तो साथियों, जब आपके पास रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का डाटा होता है ना, तो आपको दोनों की कॉस्ट पता लगानी पड़ेगी। अच्छा सर, दोनों की पता लगानी पड़ेगी, हाँ। अब आगे इसमें आपको क्या दे रखा है? आपको यहाँ पे दे रखा है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, यानी ये नॉर्मल प्रोडक्शन है। नॉर्मल प्रोडक्शन आपका 15,000 kg का है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। देखो साथियों, तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो, जब भी आप कोई गुड्स बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसमें आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, वही आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये बात तो लॉजिकल है, बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले इसमें यही पता लगाना है कि रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कितना करा है उस गुड्स को बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलता कैसे है? ये निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये किसके स्टॉक की बात हो रही है? ये सारे रॉ मटेरियल की बात हो रही है। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 1100 दे रखा है, परचेज 10,000 दे रखी है, और क्लोजिंग स्टॉक 900 दे रखा है। सर कहाँ दे रखा है? अरे यहाँ दे रखा है आपको। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल की परचेज और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि फिनिश गुड्स को बनाने में हमारा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होगा। सर हमें पता लग गया 10,200 यूनिट हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम करा है गुड्स को बनाने के लिए। और कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है? सर हमारी जो परचेज प्राइस है रॉ मटेरियल की 10 लाख है, और टोटल 10,000 यूनिट हमने परचेज करा है। तो परचेज पर यूनिट कितना आ गया आपका? 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका 1,02,000 कितना आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो गुड्स को बनाने में जो आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, कि टोटल कॉस्ट आपको कितनी पड़ी है ये। लेबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 76,500, ये दे रखा है साथियों। ये तो डायरेक्टली आ जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आता है साथियों फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड पे आने से पहले हम क्या करेंगे साथियों, ये देखेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है। हमें एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो साथियों ध्यान से देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए वर्किंग नोट 1 आपको देखना है। सर ये रहा हमारा वर्किंग नोट 1। साथियों देखो, अभी अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था रॉ मटेरियल कंज्यूम का। बिल्कुल सर। उसी के बेस पे आप एक फार्मूला बनाओगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज नहीं लोगे, प्लस प्रोडक्शन लोगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्या पता लग जाएगा? सेल्स। फार्मूला क्लास 11 से चलते हुए आ रहा है, अज्यूम ये फार्मूला आपको पता है। तो साथियों, यहाँ पे बात हो रही है फिनिश गुड की। फिनिश गुड का जो रॉ मटेरियल है वो कितना है, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, प्लीज उसकी सेल्स कितनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ गिवन है सर? ये गिवन है फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड का सेल, और फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चीज़ें पता होने के बाद आप ये पता लगा सकते हो कि फिनिश गुड आपने प्रोडक्शन कितना करा है। सर प्रोडक्शन हमने करा है 10,200 यूनिट। साथियों कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि 10,000 यूनिट जो प्रोडक्शन है वही रॉ मटेरियल कंज्यूम है। लेकिन ये कोइंसिडेंटली हो रहा है, ऐसा हमेशा होना ज़रूरी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो 10,200 यूनिट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है। और नॉर्मली हम 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सबसे पहले निकालना है, आराम से निकाल लोगे। 75,000 डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। मल्टीप्लाई करोगे आप इसे फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो ये आ जाएगा साथियों 51,000। तो साथियों देखो, रॉ मटेरियल में इतना खर्चा हो गया, लेबर में इतना खर्चा हो गया, और फिक्स ओवरहेड में इतना खर्चा हो गया। तो साथियों आपको टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। और ये कॉस्ट आपको फिनिश गुड की पता लग रही है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल भी है, लेबर भी है, और फिक्स ओवर भी है। फिनिश गुड की टोटल कॉस्ट पता लगने के बाद आप इसे डिवाइड कर दोगे जो आपने यूनिट बनाई है। कितनी यूनिट बनाई है सर? 10,200।
तो सर हमें क्या पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। सर हमारे फिनिश गुड्स को बनाने में हमारी कॉस्ट आ रही है 22.5 पर यूनिट, लेकिन कमाल की बात यह है इतने में हम बेच भी नहीं पा रहे। क्या किस्मत है सर हमारी, हम इसे बेच पा रहे हैं केवल 20 पर यूनिट पे। सर कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो, द सेल प्राइस ऑफ द फिनिश गुड इज 20 पर केजी। मतलब हमारे गुड क्या इतने बेकार हैं कि जितनी हमारी कॉस्ट है उतने में भी नहीं बिक पा रहे। सर होंगे इसी वजह से तो नहीं बिक पा रहा। तो साथियों फाइनली हमने ये पता लगा लिया। अब हमें ये पता लगाना है जो रॉ मटेरियल है उसका क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, उसके उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है। तो देखो साथियों, रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है 900 यूनिट, ये क्वेश्चन में गिवन है, इनटू सर रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारे लिए क्या थी। सर रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो हम अभी देख लेते हैं क्या थी। ये हमने यहाँ पे निकाली 10 पर यूनिट थी, लेकिन साथियों आप 10 पर यूनिट पे इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपने इसमें कंसेप्ट है कि अगर जो कॉस्ट है, यहाँ समझो 10 रुपए की कॉस्ट है और जो हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो उससे भी कम है फिनिश गुड्स का। देखो दोबारा से देखते हैं इसको। अगर साथियों हमारा जो फिनिश गुड है इसका जो सेलिंग प्राइस है वो इसकी कॉस्ट से भी कम आ रहा है, तो हमेशा आपका रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर होगा। यहाँ देखो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है 9.5। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है सर, कि आज की डेट में आप रॉ मटेरियल परचेस करने जाओगे तो कितने का पड़ेगा। सर 9.5 में पड़ेगा, तो 900 यूनिट इस पे मेजर कर लोगे। और फिनिश गुड आप किस पे मेजर करोगे, जो भी आपका कॉस्ट पर यूनिट या सेल प्राइस विच एवर इज लोअर है। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहाँ दिया हुआ है सर, यहाँ दिया हुआ है आपको 9.5। तो सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1.12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बस, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में साथियों ये वाला जो पॉइंट है इसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ कि आप कोई इन्वेंट्री बना रहे हो और इस इन्वेंट्री को बनाने में जो मशीन आप यूज़ कर रहे हो उस मशीन पर डेप्रीशिएशन भी लग रहा होगा, तो वो डेप्रीशिएशन आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी इन्वेंट्री आप बना रहे हो तो उसके लिए आप मशीन यूज़ करते हो, तो उस मशीन पे जो डेप्रीशिएशन लग रहा है ना वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि उस मशीन से आप इन्वेंट्री बना रहे हो। तो यही इस क्वेश्चन में है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये मैंने यहाँ करवा रखा है आपको क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे तो नहीं है, ये रहा 1.12। तो इसमें लर्निंग क्या है ये मैंने लिखवा दिया, आप इसे पढ़ लेना। तो डेप्रीशिएशन जो है वो एडेड टू कॉस्ट ऑफ असेट हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन को रिफर कर लेना, टेलीग्राम में बोर्ड नोट्स पड़े हुए हैं। तो साथियों अभी तक जो हमने कंसेप्ट बुक में से कंसेप्ट पढ़ा था वो सारे कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम आगे के कंसेप्ट देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ कराऊंगा। ठीक है साथियों, अभी तक भी जुड़े हुए हो तो नीचे थोड़ी सी अपनी कृपा बरसाओ, कमेंट लिख दो प्यारे प्यारे, जो भी अभी तक बने हुए हैं। बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिखेंगे। तो साथियों अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। देखो इसका नाम आप ध्यान से पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेयरी इंडस्ट्री का। आप दूध लाते हो, फिर लेबर लगाते हो, ठीक है, आपके फिक्स ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड खर्चे भी होते हैं, उससे आपका क्या बनता है, उससे बनता है आपका घी बनेगा और मक्खन बनेगा। अब हमें साथियों ये नहीं पता कि जो टोटल कॉस्ट हमारी आई है उसमें से कितनी कॉस्ट घी की है कितनी मक्खन की है, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और कभी कभार तो बोनस में मिल जाता है छाछ, तो छाछ भी हमारा निकल के आता है। तो जो टोटल कॉस्ट है उसमें से कितना पार्ट बटर में जाएगा, कितना पार्ट घी में जाएगा, कितना पार्ट बटर मिल्क में जाएगा, ये हमें सीखना है। तो इसके लिए ना ये बहुत प्यारी सी टेबल बनी हुई है, ये टेबल आपको सब सिखा देगी। तो जब भी आपका आउटकम जो है जॉइंट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और जब ये जॉइंट प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, ठीक है, आपको इसकी कॉस्ट नहीं पता लग रही क्या है, तो इंडेस 2 ने आपको गाइडेंस दे रखी है ये, इसे हम न्यूमेरिकल से समझेंगे। ठीक है, और
मैं आपको ये वाला पार्ट बता रहा हूँ अभी केवल, कि ये समझना है हमें। और जो आउटकम आपका है, अगर बाई प्रोडक्ट है, आउटकम आपका बाई प्रोडक्ट है और उसकी वैल्यू जो है इमेटेरियल है, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हमको यहाँ दे रखा है। तो जो मैंने सर्कल से मार्क कराया ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। वैसे मैं कितना ही बोलते रहूँ, ये बात आपको समझ में अच्छे से आएगी नहीं, ठीक है। ये आपने समझ लिया तो ये दोनों तो कुछ भी नहीं है, इन दोनों की वैल्यू नहीं है, जो सर्कल वाले हैं इसकी वैल्यू है। तो एक बड़ा प्यारा सा आईसीआई का क्वेश्चन है, उसको आप देख लो बस, सारी बातें क्लियर है। 2.1। सर ये एक ही क्वेश्चन है, अभी एग्ज़ाम मई 25 में भी आया है, दिसंबर 21 में भी आया है, और दोबारा भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को ना सबसे पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक कंपनी है उस, ठीक है, उसके दो मेन प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये मेन प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली ये जॉइंट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेन प्रोडक्ट 1 एंड मेन प्रोडक्ट 2। मेन प्रोडक्ट 1 को आप मान लो यहाँ पे बटर, और मेन प्रोडक्ट 2 को मान लो आप यहाँ पे घी। और एक बाई प्रोडक्ट भी निकल रहा है 2000 यूनिट, इसको आप मान लो बटर मिल्क। ठीक है, तो जो हमने डेयरी का एग्जांपल लिया है वही हम लेंगे। साथियों, जब आप ये प्रोडक्शन कर रहे हो तो रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा, तो 14,500 लीटर मान लो आपका दूध लगा है, और उसकी कॉस्ट है 1,50,000। फिर लेबर भी आपका लगेगा, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, ये सारे खर्चे लगेंगे। तो साथियों, आपको सारे खर्चों को ऐड कर लेना, आपकी टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। अब इस टोटल कॉस्ट को आपको अलोकेट करना है बिटवीन योर बटर एंड घी, ठीक है। अब साथियों ध्यान से सुनो, आपका कोई बाय प्रोडक्ट भी निकला है बटर मिल्क, तो बटर मिल्क को सेल भी आप करोगे, ठीक है। तो अब मैं आऊँगा सीधे अपने बोर्ड नोट्स पे। देखो, ये आपका टोटल खर्चा हो गया जो मैंने अभी अभी आपको बताया, तो 3,55,000 टोटल कॉस्ट पड़ी है। फिर आपने एक बाई प्रोडक्ट भी बेच दिया अपना, तो बाई प्रोडक्ट बेच के जो नेट प्रॉफिट आपको हुआ है वो आप देखोगे कितना हुआ है। देखो, बाई प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस जो है वो है 40,000, लेकिन 40,000 कमाने के लिए आपने जो खर्चा किया है वो 10,000 का किया है, तो 30,000 आपको नेट प्रॉफिट हुआ है। साथियों, ये जो बाई प्रोडक्ट को बेच के आपको नेट प्रॉफिट हुआ है ना, ये आपकी कॉस्ट को कम कर देगा, 3,55,000 को ये कम कर देगा। फर्दर कुछ स्क्रैप भी आपका निकला है प्रोडक्शन प्रोसेस, वो 5,000 है, ये भी आपको कॉस्ट को कम कर देगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि टोटल कॉस्ट में से जो बाई प्रोडक्ट का प्रॉफिट है, ठीक है, और जो स्क्रैप का सेलिंग अमाउंट है, ये दोनों माइनस करके आपकी फाइनल कॉस्ट आ रही है 3,20,000। फाइनली ये 3,20,000 आपकी एलोकेट होगी बिटवीन बटर एंड घी, जो कि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में MP1 एंड MP2। अब इस 3,20,000 को हम कैसे एलोकेट करेंगे, देखो, आपको ये दे रखा है कि MP1 का प्रोडक्शन यूनिट कितना है और सेल प्राइस कितना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको 3 लाख मिल जाएगा। सिमिलरली आप MP2 में भी करोगे, आपको रेशियो मिल गया 3:2। साथियों, 3,20,000 को आप 3:2 में बांट दोगे, तो आपको कॉस्ट पता लग जाएगी कितनी है। इस कॉस्ट को आप डिवाइड कर दोगे, जो टोटल प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट पता लग जाएगी। एक बार कॉस्ट पर यूनिट पता लग गई तो फिर तो काम आसान है। आपको इसे मल्टीप्लाई करना है क्लोजिंग स्टॉक से, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। और यही आपको पता लगाना था कि जो आपका जॉइंट प्रोडक्ट है का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या है। तो साथियों, ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी आंसर में बताई, आपको बटर की यूनिट पता थी, प्रोडक्शन यूनिट कितनी है 5,000, ठीक है। मुझे लग रहा है पेन भी जो है थक गया है। तो साथियों, यहाँ पे देखो, जो प्रोडक्शन यूनिट है वो आपको दे रखी है बटर की और घी की, MP1 MP2। क्लोजिंग स्टॉक ये आपको दे रखा है। यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ना बाई प्रोडक्ट का प्रॉफिट दे रखा है, ये आपको इग्नोर करना है। आपको बाई प्रोडक्ट का प्रॉफिट खुद निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो, बाई प्रोडक्ट का जो है
प्रोडक्शन यूनिट 2000 है, उसे उसके सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उस पे जो खर्चे आए हैं उसे माइनस करोगे, फिर जो आपका प्रॉफिट आएगा उसे आप माइनस करोगे। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दे रखा है ना, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5000 और सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये लिख लेना आप। तो साथियों मैं आपको बताऊं, आपका मेजर पार्ट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो कंप्लीट हो गया है। और ये हमारा जो रिवीजन था ये टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। इसमें एक एमसीयू का पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उस पर इंडियाज़ टू नहीं लगता। इंडियाज़ टू क्या बोलता है, आपको कॉस्ट और एनआरबी पे लोअर पे मेज़र करना है, ठीक है। लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फॉर एग्जांपल आपकी गाय है और गाय से दूध निकल रहा है, तो ये आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो यहाँ पे कॉस्ट और एनआरबी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेना है। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे आपका इंडियाज 41 लगता है। तो ये पॉइंट वही है, आप ध्यान रखना। कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल असेट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एमसीक्यू में आ सकता है, देखो एमसीक्यू यहीं से बना रहा है इंस्टीट्यूट, और कहीं से नहीं बना रहा। तो साथियों इतना सिंपल टॉपिक है ये, पूछो मत। उसके बाद इसमें ये मेथड दे रखा है कि आप इन्वेंट्री को कैसे मेज़र करोगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के लिए कोई रिलेवेंस नहीं है, एग्ज़ाम के लिए सेफली आप छोड़ सकते हो इसे, ठीक है। फिर ये भी टॉपिक आप सेफली छोड़ सकते हो साथियों, डी रिकॉग्निशन भी सेफली छोड़ सकते हो साथियों, एग्ज़ाम में पूछ ही नहीं सकता इसमें। तो जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड था, जो एग्ज़ाम में आता है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। टेंशन फ्री होके ये वीडियो आप आधे घंटे का देख के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। जिस जिसको वीडियो पसंद आया, ठीक है, जिस जिसको बाकी फर्दर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दो, जो आप बोलोगे वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। कोई भी डाउट है टेलीग्राम पे लिख दो, बस मेक श्योर जेन्युइन डाउट हो, तो मैं इवन पर्सनली कॉल करके भी आपको सॉल्व सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। मेरा कोई यूट्यूब पे इतना कोई फेमस नाम तो है नहीं, ठीक है। तो साथियों आपका सपोर्ट चाहिए इसके लिए, ठीक है। आई एम श्योर आपका सपोर्ट मुझे ज़रूर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू साथियों।